गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एमाइंस का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एमाइंस की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम बच्चों पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है एमाइंस का। और एमाइंस में जो क्वेश्चनिंग होती है बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में, वो केमिकल रिएक्शंस में से दो ऐसी रिएक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनमें से लगभग हर साल ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं आप क्वेश्चंस उसमें से पूछे जा रहे हैं। एक टॉपिक उसमें से हम पढ़ेंगे हिंसबर्ग टेस्ट, जिसको हम एराइल सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। एक हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बिल एमाइन टेस्ट, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड में पिछले काफ़ी टाइम से ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। एमाइंस का जो बेसिक कैरेक्टर है वो हम कंपेयर करेंगे एल्काइल अमाइंस के साथ में और एराइल अमाइंस के साथ में, कि कौन ज़्यादा बेसिक होता है कंपैरेटिव टू अमोनिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमाइंस की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें दो बातें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मैटर करती हैं। वो ये है कि एक तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, प्राइमरी अमाइंस का, सेकेंडरी अमाइंस का, टर्शियरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दूसरा, जैसे जैसे इनकी बल्कीनेस बढ़ती जाएगी, मतलब जो आप आर ग्रुप है, जैसे जैसे उसको आप बड़ा करते जाएंगे, चेन को इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, अमाइंस के नेचर पे उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो लोअर एमाइंस होते हैं, जो लोअर एमाइंस हैं, वो आपके गैसेस फेज में लाई करते हैं और उनका जो ओडोर होता है वो फिशी होता है। फिशी जैसी स्मेल आती है उनमें से, जो लोअर आपके अमाइंस हैं। दूसरी चीज़ की जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। कुछ एक्सटेंट तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है लोअर अमाइंस में। लेकिन अगर यही बात करें हाइयर अमाइंस की हम, तो हाइयर अमाइंस में ड्यू टू स्टेरिक रीजंस एज वेल एज द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हाइयर एमाइंस हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों की जो सॉल्युबिलिटी है, एमाइंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है बेसिकली वो डिपेंड करती है कि वाटर के साथ में एसोसिएशन हो रहा है कि नहीं। जैसे जो आपके लोअर एमाइंस हैं, अगेन जो लोअर एमाइंस हैं, ये पानी में कुछ हद तक सॉल्युबल होते हैं, पानी में कुछ हद तक सॉल्युबल होते हैं। वही बात आ गई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप बात करेंगे हाइयर अमाइंस की, मोलर मास जैसे जैसे आप बढ़ाओगे अमाइंस का, तो इनका जो साइज है वो इंक्रीज करने से इनका जो हाइड्रोफोबिक करेक्टर होता है वो बढ़ जाता है। हाइड्रोफोबिक करेक्टर बढ़ जाता है। अब सिंपल ऐसे समझिएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट आपने बढ़ा दिया, अब हाइड्रोफोबिक पार्ट का काम क्या है कि वो पानी से बाहर आने की कोशिश करेगा। हाइड्रोफोबिक पानी का फोबिया है, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। एमाइंस अंदर जाने की कोशिश करेंगे, भाई वो नाइट्रोजन डिसॉल्व होने की कोशिश करेगा और आर ग्रुप उसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से जो बल्कीनेस बढ़ाने से क्या होता है कि जब आप हाइड्रोफोबिक नेचर को बढ़ा देते हैं तो वो सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देता है, यानी जो हाइयर अमाइंस हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ एमाइंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ऐसा देखा गया है कि जो प्राइमरी अमाइंस हैं उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू सेकेंडरी अमाइंस। एंड सेकेंडरी अमाइंस का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टू टर्शरी अमाइंस। यानी कि प्राइमरी अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, देन सेकेंडरी अमाइंस, देन टर्शरी अमाइंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, अब बॉइलिंग पॉइंट इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब बॉयल करेंगे आप, बॉयल करने से क्या होगा कि जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद वो अपनी स्टेट चेंज करके दूसरी स्टेट में जाएंगे, यही होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में
प्राइमरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसके बाद में सेकेंडरी एमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और फिर फाइनली आपके टर्शरी एमाइंस आएंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एसोसिएशन उतना स्ट्रांग होगा, और उसको ब्रेक करने के लिए हमें उतने ही ज़्यादा फोर्सेस देने पड़ेंगे, मींस उतना ही ज़्यादा हीट हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो आपका प्राइमरी अमाइंस आर मोर देन सेकेंडरी अमाइंस एंड सेकेंडरी अमाइंस आर मोर देन टर्शरी अमाइंस। ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर है। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया? ये जितनी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं ये सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से? अब कोई पूछे कि सर इसमें से क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्या इस पार्ट से भी कोई क्वेश्चनिंग होती है बोर्ड में, कुछ इसमें से भी आता है? तो अभी जब से पैटर्न बदला है सीबीएसई का, तब से इस पार्ट से क्वेश्चनिंग नहीं हुई है, मतलब बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। लेकिन हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न चेंज होता रहता है, क्वेश्चनिंग का जो लेवल है वो चेंज होता रहता है। कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किस टॉपिक से आ जाए, वी डोंट नो। तो हमें सारी चीज़ें पढ़ के रखनी है, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो हमारा पढ़ा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि हम उसको अच्छे से आंसर कर पाएँ। तो ये वाला सबको क्लियर है? ये टॉपिक क्लियर है सबको? आगे चलें? चलिए नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं। तो देखिए, बेसिक कैरेक्टर में हमें एमाइंस के पढ़ना है कि एमाइंस कितने ज़्यादा बेसिक होते हैं, है ना। बेसिसिटी हमको पता है कि आती है कि जब लोन पेयर वो डोनेट कर देगा, मतलब जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर को जितने आसानी से डोनेट कर देगा उतना अच्छा बेसिक माना जाएगा। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पे ये HCl ले लिया हमने, नाइट्रोजन के लोन पेयर ने इस H को अप्रोच किया। ठीक है, क्या फॉर्मेशन होगी? RNH3 प्लस Cl माइनस। अब बच्चों यहाँ पे जो कैटायन बना है, ये जो कैटायन की फॉर्मेशन हुई है, जितना स्टेबल ये कैटायन बनेगा उतना अच्छा ये बेस कहलाएगा। दो बातें हैं, क्या? पहला, ये अपने लोन पेयर को कितनी इजीली डोनेट कर रहा है, बॉन्डिंग के लिए कितना इजीली अवेलेबल है इसके लोन पेयर। और दूसरा, ये जो कैटायन फॉर्मेशन हो रही है ये कैटायन कितना ज़्यादा स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्टेबल कैटायन होगा उतना ही अच्छा ये बेस माना जाएगा। ठीक है, अगर हम एराइल एमाइंस को देखें, एराइल एमाइंस में हम बच्चों देखें तो क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है जब ये अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एक सॉल्ट की, एक सॉल्ट की। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप इसको पढ़ने वाले हैं। दिस इज NH3 प्लस Cl माइनस एनीलीनियम क्लोराइड, एनीलीनियम क्लोराइड। ठीक है, एनीलीनियम क्लोराइड। अगर हम बात करें कि जब एराइल अमाइंस यानी एनीलीन की रिएक्शन होती है HCl के साथ तो फॉर्मेशन होती है एनीलीनियम कैटायन की, एनीलीनियम कैटायन की। अब जितना ज़्यादा स्टेबल एनीलीनियम कैटायन होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस एमाइन कहलाएगा। अगर ये कम स्टेबल है इसका मतलब एमाइंस का बेसिक कैरेक्टर भी कम है। समझ में आ रहा है? अगर ये कम स्टेबल है, जो कैटायन की फॉर्मेशन हुई है, कैटायन अगर कम स्टेबल है तो एनिलीन भी कम बेसिक होगा, और अगर ये कैटायन ज़्यादा स्टेबल है तो ये बहुत अच्छा बेस कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? द ease with which nitrogen can donate its lone pair of electrons for bonding shows its basic character। जितना ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतना अच्छा बेस कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं यहाँ पे एल्काइल अमाइंस और अमोनिया के बीच में, यानी एल्काइल अमाइन और अमोनिया में कौन ज़्यादा अच्छा बेस होता है या कौन ज़्यादा बेसिक होता है, बेसिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। एल्काइल एमाइंस आप लिख लीजिए यहाँ पे RNH2
ये आपका एल्काइल अमाइन है, और अमोनिया आप सभी जानते हैं NH3, NH3 ये है अमोनिया। अब क्योंकि दोनों के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, हमें देखना क्या है कि कौन कितना तेजी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, कौन कितना तेजी से लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके पीछे के फैक्टर्स क्या होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इनके बेसिक कैरेक्टर को सप्रेस करने में या इंक्रीज करने में। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा बॉन्डिंग के लिए, तो फॉर्मेशन होगी यहाँ पे बच्चों एक कैटायन की RNH3+, ठीक है, RNH3+। अगर अमोनिया अपने लोन पेयर का अप्रोच करेगा, लोन पेयर से अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी अमोनियम आयन की, अमोनियम आयन आप सभी ने पढ़ा है इसको, NH4+। अब इन दोनों आयंस में ज़्यादा स्टेबल कौन है? आयंस जब बनते हैं तो आयंस की स्टेबिलिटी इस बात से देखी जाती है कि उनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब इस चार्ज को मिनिमाइज करना है। कोई भी स्पेशीज नहीं चाहती कि उसके ऊपर कोई चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको आपको खत्म करना है, कम करना है। वो कैसे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो? जो अपने चार्ज को जितना ज़्यादा कम कर लेगा, खत्म कर लेगा, वो उतना अच्छा कैटायन होगा, उतना स्टेबल कैटायन होगा, और जितना स्टेबल कैटायन होगा उतना ही अच्छा बेसिक कैरेक्टर होगा एमाइन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ बच्चों ये जो R लगा हुआ है, ये जो R लगा हुआ है ये है एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एल्काइल ग्रुप है। और हम जानते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि ये शो करेगा बच्चों प्लस आई इफेक्ट। ये क्या शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जब ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स देगा, आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन का चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नाइट्रोजन का चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। इसका मतलब इस केस में प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो कैटायन है ये ज्यादा स्टेबल है, कैटायन ज्यादा स्टेबल है। इट मींस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइल एमाइंस इज मोर। अब अमोनिया को कंपेयर कीजिए, अमोनिया अपने लोन पेयर से जब कैटायन की फॉर्मेशन करेगा, देयर इज नो सच फैक्टर टू स्टेबलाइज दिस कैटायन। यहां पे कोई आर नहीं है, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं लगा हुआ है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है यहां पे, जिसकी वजह से इस कैटायन की स्टेबिलिटी घट जाती है, कम हो जाती है कंपैरेटिव टू दिस। इट मींस ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बेसिक हुआ, समझ पा रहे हैं? ये ज्यादा स्टेबल है, इट मींस ये ज्यादा बेसिक है। देयरफॉर एल्काइल एमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। एल्काइल एमाइंस अमोनिया से ज्यादा बेसिक होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं। सर इनका ऑर्डर क्या होगा? इनका ऑर्डर क्या होगा? अगर आपने प्राइमरी एमाइन ले लिया, मान लीजिए आपके पास में प्राइमरी एमाइन है RNH2, ठीक है। एक बार आप ले लेते हैं सेकेंडरी एमाइन, आपने ले लिया सेकेंडरी एमाइन, और एक बार आपने ले लिया टर्शरी एमाइन। अब देखिए प्राइमरी एमाइन में बच्चों सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई देगा, सेकेंडरी एमाइन में दो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जो प्लस आई देंगे, और टर्शरी एमाइन में बच्चों तीन तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं जो भर भर के प्लस आई शो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे रिलीज होंगे टर्शरी एमाइन में। जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज होंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज इस कैटायन को करेगा। टर्शरी एमाइंस का कैटायन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब कि इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी सबसे ज्यादा होगा, यानी कि जो आपका बेसिक कैरेक्टर है उसका जो ऑर्डर है बच्चों वो हो जाएगा टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी।
3 डिग्री इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री। लेकिन ये बच्चों सिर्फ एप्लीकेबल है गैसियस फेज में, ये सिर्फ एप्लीकेबल है गैसियस फेज में। देयर आर अदर फैक्टर्स विच impacts द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस। वो क्या फैक्टर हैं सर? अगर आप लोग गैसियस स्टेट में हैं तो आप इस ऑर्डर को लिख सकते हैं, दिस इज मोर बेसिक। लेकिन अगर आप चले गए लिक्विड स्टेट में बच्चों, तो लिक्विड स्टेट में जब आप जाते हैं तो वहां पे दो फैक्टर और आ जाते हैं, दो और फैक्टर आ जाते हैं। वो क्या है सर? देखिए, जब आप लिक्विड में जाएंगे तो वहां पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, मतलब डिसॉल्यूशन होगा लिक्विड में। अब जब लिक्विड में आप पहुंच गए इन लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज, यहां पे क्या होगा? यहां बच्चों दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करेंगे। पहला है सॉल्वेशन इफेक्ट, पहला है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप एमाइंस को पानी में मिक्स करेंगे। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो 1 डिग्री एमाइंस हैं वो अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि 1 डिग्री एमाइंस सॉल्युबल होते हैं पानी में, 2 डिग्री एमाइंस थोड़ा कम सॉल्युबल होते हैं और 3 डिग्री एमाइंस और भी कम सॉल्युबल होते हैं। अब जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्वेशन एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी, सॉल्वेशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से जो 1 डिग्री एमाइंस हैं उनकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, किससे? 2 डिग्री अमाइन से। और 2 डिग्री अमाइंस की सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है किससे? 3 डिग्री अमाइन से। इट मींस अगर हम सॉल्वेशन इफेक्ट की बात करें तो बच्चों जो ऑर्डर है वो आप यहां देख पा रहे हैं कंप्लीटली रिवर्स हो गया है गैसियस फेज के कंपैरिजन में। जब आप लिक्विड फेज में आते हैं तो सॉल्वेशन इफेक्ट काम करता है। सॉल्वेशन इफेक्ट से क्या हुआ कि जो ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का वो 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री हो गया। समझ आ रहा है? यहां तक क्लियर है? दूसरा फैक्टर क्या है बच्चों? दूसरा फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो जानी, एग्जैक्टली वही है ये। स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन के लोन पेयर के पास अगर आपने बल्कीनेस बढ़ा दी, मतलब वहां पे आपने भीड़ भाड़ ज्यादा कर दी, क्राउडेडनेस बढ़ा दी, तो अवेलेबिलिटी घट जाएगी। देखिए आपके पास है RNH एंड दिस H, ठीक है। एक हम यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं सेकेंडरी एमाइन का, और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे हम टर्शरी एमाइन का, ठीक है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि इन तीनों केसेस में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अवेलेबल होना चाहिए। भाई अगर ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर आसानी से अवेलेबल करा देगा तो ये ज्यादा बेसिक है, अगर ये करा देगा तो ये ज्यादा बेसिक, अगर ये करा देगा तो ज्यादा बेसिक। अब सुनना, इसके पास दो तरफ हाइड्रोजन है, बहुत छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है। यहां पर क्या हुआ, दो बल्कि ग्रुप लग गए, हाइड्रोजन एक है सिर्फ, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी नाइट्रोजन को अप्रोच करने में, नाइट्रोजन को अप्रोच करने में। यहां पर टर्शरी एमाइंस में बच्चों तीनों तरफ से आपने घेर रखा है और चौथी तरफ तो लोन पेयर खुद प्रेजेंट है, यानी आपने नाइट्रोजन को चारों दिशाओं से क्या कर दिया, बंद कर दिया, घेर दिया। अब जब आप उसको घेर लेंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा। अब जब ये बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा तो ये बेसिक कैरेक्टर भी नहीं शो करेगा। बिल्कुल सिंपल है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो ऑर्डर है वो क्या हो जाना चाहिए, 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। भाई स्टेरिक फैक्टर के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, जो ऑर्डर है वो 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। समझ में आ रहा है? लेकिन लेकिन यहां पे जो आर फैक्टर है,
आर फैक्टर। सर ये क्या होता है? अब बच्चों आर फैक्टर का मतलब हुआ कि जो आर है यानी एल्काइल है, इसका नेचर क्या होगा? एल्काइल का नेचर बहुत सारी चीजों को बदल देता है। कैसे सर? अगर आपका एल्काइल मिथाइल है, अगर आपका एल्काइल कैसा है? मिथाइल है, और अगर आपका एल्काइल इथाइल है, तो दोनों केसेस में जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का बेसिक कैरेक्टर की वो बदल जाता है। कैसे बदलता है सर? अगर आपने एल्काइल ग्रुप को ले लिया है मिथाइल, अगर आपने एल्काइल ग्रुप क्या ले लिया? मिथाइल ले लिया, तो बच्चों ऐसा देखा गया है कि जो ऑर्डर है वो 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया। ये हो जाता है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया। और अगर आपने एल्काइल में इथाइल ग्रुप ले लिया है तो बच्चों ऑर्डर हो जाता है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया NH3। ये क्या लिख दिया सर आपने? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पर्पस से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलते हैं इस टॉपिक से। आपको सीधे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, अरेंज दीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर। आपको डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि इनको बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करिए। तो आपको बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर पता होना चाहिए विद रीजन कि आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो गैसियस फेज में पूछा जा रहा है या लिक्विड फेज में पूछा जा रहा है। तो बच्चों अगर लिक्विड फेज में पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऑर्डर है वो ये है। अब सर इसको हम याद कैसे करें? सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कैसे याद होगा सर? ये देखो, तीनों इफेक्ट्स को मिला के, 3 इफेक्ट कौन से थे बच्चों? पहला आपका प्लस आई इफेक्ट, दूसरा आपका सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा आपका स्टेरिक इफेक्ट। इन तीनों को मिलाकर के ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो आपका फाइनल ऑर्डर है वो ये रहता है। यानी ऑन कंक्लूडिंग विद ऑल दीज 3 फैक्टर्स वी कंक्लूड दैट इन लिक्विड फेज the order of basic strength lies in this manner, depends upon the alkyl group. If group is methyl then order will be this, and if alkyl group is ethyl then order will be this. अब कैसे याद करें? देखो बच्चों, 2 डिग्री दोनों में सेम है, यहां पर भी 2 डिग्री, यहां पर भी 2 डिग्री, यानी आपको सबसे पहले 2 डिग्री लिखना है, सबसे पहले 2 डिग्री लिखना है। अब इसके बाद कैसे याद करें? बिल्कुल सिंपल है। इथाइल मिथाइल में छोटा कौन? इथाइल मिथाइल में छोटा कौन? मिथाइल। मिथाइल छोटा है, इथाइल बड़ा है। इसका मतलब जो 2 डिग्री है, छोटे वाले में पहले छोटा आएगा, बड़े वाले में बड़ा आएगा। सबसे पहले क्या लिखना है? 2 डिग्री लिख दिया। अब आप देखो बड़ा है या छोटा? बड़ा छोटा मतलब मिथाइल और इथाइल। अगर मिथाइल है, मिथाइल छोटा है, तो 2 के बाद छोटा आएगा, तो 2 से छोटा कौन होता है? 1। 2 से छोटा कौन? 1। तो 2 डिग्री के बाद क्या आ गया? 1 डिग्री। अब कौन बचा? 3 डिग्री, आपने उसको लिख दिया, और उसके बाद में एमाइन, ठीक है, अमोनिया। ऐसे ही यहां पे आपने क्या देखा? इथाइल, इथाइल बड़ा है मिथाइल से, 2 डिग्री पहले लिख दिया। अब बड़ा है तो 2 के बाद बड़ा कौन आता है? 3। तो 2 डिग्री के बाद आपने यहां पे 3 डिग्री लिखा। उसके बाद कौन बचा? 1 डिग्री, देन लास्ट में अमोनिया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमंग्स इथाइल एंड मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। इसमें से बोर्ड में लगभग हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर को लेकर के। तो ये सबको समझ में आ गया। एल्काइल अमाइन वर्सेस अमोनिया में एल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक होते हैं, किससे? अमोनिया से। गैस फेस में ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और लिक्विड फेज में बच्चों ऑर्डर इन 3 इफेक्ट की वजह से ये बन जाता है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग को मेमोराइज करना है, इसमें से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम फिर डिस्कस करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया, यानी एराइल अमाइन और अमोनिया में
कौन ज़्यादा बेसिक होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी बेसिक कैरेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे अपने लेक्चर में। तो इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।